चलिए वो कहाँ है, चलो। तो कल हमने बात किया था इतिहास पे कि इतिहास को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्रोत। बिना स्रोत के इतिहास नहीं पढ़ा जा सकता है ना। अगर आपके पास सोर्स नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो क्या प्रूफ है कि वो घटनाएं। पहले तो इतिहास का मतलब क्या होता है आप ये बताओ। इतिहास मतलब आप इतिहास पढ़ते हो ना, चाहे आप उत्तराखंड का पढ़ो, चाहे आप भारत का पढ़ो, चाहे विश्व का पढ़ो, कोई सा भी इतिहास पढ़ो, इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास का अर्थ होता है भूतपूर्व में घटित घटनाएं। वही तो पढ़ते तुम कि 1857 की क्रांति में क्या हुआ। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करो तो चंदों ने क्या किया, पंवारों ने क्या किया। उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं, इनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या क्या किया। या इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो मौर्य वंश में कौन कौन शासक हुए, इन्होंने क्या क्या कार्य किए। गुप्त वंश में कौन कौन शासक हुए, इन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो इतिहास का अर्थ होता है भूतपूर्व में घटित घटनाएं, कि आज से पहले जो भी हुआ वही इतिहास है। भूतपूर्व में घटित घटनाओं को ही इतिहास कहते हैं। और जब पास्ट में घटित घटनाओं को इतिहास कहते हैं तो भैया पास्ट में जो घटनाएं घटी वो सत्य हैं या झूठ हैं, कोई प्रमाण भी तो चाहिए। कैसे मान ले कि बात सत्य है? तुमने तो नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, देखा किसी ने नहीं। उस समय का व्यक्ति कोई आज थोड़ा ना जिंदा होगा, परंतु ऐसे कुछ ना कुछ तो साक्ष्य होंगे ना, ऐसे कुछ ना कुछ तो प्रमाण होंगे ना, जिनसे पता चलता है कि हाँ यार ये बातें सत्य है, जिनसे पता चलता होगा कि हाँ जो पास्ट में जो भी हुआ वो क्या है, सत्य है। तो यानी कहने का अर्थ है कि तभी तो मैंने कहा इतिहास में केवल उन्हीं चीजों को दर्जा दिया जाता है, ठीक है, जिनकी प्रमाणिकता होती है। तो यानी इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्रोत, प्रमाण। बिना प्रमाण के इतिहास नहीं पढ़ा जा सकता। जिस चीज का प्रमाण है उसको हम इतिहास में पढ़ते हैं, उस घटना को इतिहास में जगह मिलती है। जिसके प्रमाण नहीं है उसको इतिहास में जगह नहीं मिलती, उसको इतिहास में नहीं जोड़ा जाता, उसको हम इतिहास में नहीं पढ़ते, क्योंकि उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, वो खाली कहानी है। फिर वो क्या है? फिर एक कहानी है। तो इतिहास को पढ़ने के लिए प्रमाण चाहिए, स्रोत चाहिए। और स्रोत मैंने बताए थे कल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साहित्यिक स्रोत, मतलब कि ऐसे स्रोत जहां हमें भूतपूर्व में घटित घटनाएं या इतिहास के बारे में जानकारी किताबों के माध्यम से प्राप्त होती है। और किताब का अर्थ मतलब प्राचीन ग्रंथ वगैरह, परीक्षावाणी, ल्यूसेंट नहीं, ठीक है, वो तुम्हारे लिए स्रोत हैं। तुमको तो पता ही नहीं था कुछ, तुमने ल्यूसेंट से पढ़ा, परीक्षावाणी से पढ़ा, तो तुम्हारे लिए वो स्रोत है। लेकिन उस ल्यूसेंट वाले ने कहां से उठाया वो कंटेंट? किसी इतिहासकार की खोज को पढ़ा होगा ना, किसी इतिहासकार की रिपोर्ट पढ़ी होगी। परीक्षावाणी वाले ने किसी इतिहासकार को पढ़ा होगा और उस इतिहासकार की जो खोजें हैं उसको अपनी किताब में समेटा। तो आपका साहित्यिक स्रोत का अर्थ है कि ऐसे स्रोत जहां हमें इतिहास के बारे में जानकारी विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होती है। ग्रंथ मतलब किताब, प्राचीन किताबों के माध्यम से। और साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धार्मिक ग्रंथ और एक होते हैं अधार्मिक ग्रंथ। हमें भूतपूर्व में घटित घटनाओं के बारे में, ठीक है, किताबों के माध्यम से जानकारी मिलती है, और वो भी दो प्रकार की किताबें। कुछ होते हैं धर्म से संबंधित किताबें, रामायण में इस क्षेत्र का उल्लेख होगा, महाभारत में तुम देखोगे कुड़िंदों का उल्लेख मिलता। हम पहला वंश जब पढ़ेंगे, जब पहला वंश पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक काल में जब आएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ऐतिहासिक है, प्राग ऐतिहासिक उतना नहीं है, आद्य ऐतिहासिक उतना नहीं है, पर पढ़ना तो पड़ता है भाई। एक प्रश्न भी आ गया तो सिलेक्शन रोकने के लिए काफी है। और ये दोनों टॉपिक ज्यादा बड़े नहीं है। अगर मैं प्राग ऐतिहासिक काल की बात करूं और आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूं तो इसी हफ्ते खत्म, इस हफ्ते ये खत्म, क्योंकि ज्यादा नहीं है ना। मेन है ऐतिहासिक काल,
और जब आप ऐतिहासिक काल में पहला वंश पढ़ोगे, कुड़िंद, उत्तराखंड का पहला वंश कुड़िंद वंश है। उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक वंश है वो कुड़िंद वंश है। अब तुम कुड़िंद वंश का उल्लेख महाभारत में भी मिलेगा। महाभारत में राजा सुबाहु का जिक्र मिलेगा। महाभारत में राजा सुबाहु का जिक्र मिलेगा। महाभारत में लिखा है कि पांडव जब अज्ञातवास में आए थे तो ये एक रात्रि राजा सुबाहु के यहां रुके थे। तो यानी धार्मिक ग्रंथों में भी कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है ना। तो मैंने कहा धार्मिक ग्रंथों से भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। और धार्मिक ग्रंथ मैंने कहा रामायण हो, महाभारत हो, ऐत्रेय ब्राह्मण हो, शतपथ ब्राह्मण हो, पुराण है, गरुड़ पुराण है, मत्स्य पुराण है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथ हैं। इनसे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके अलावा कुछ और धार्मिक ग्रंथ भी हैं जो राजा महाराजाओं के दरबार में कवि हुए, उन कवियों ने किताब लिखी होगी राजाओं पे। क्यों, राजाओं के कवि नहीं होते थे, और राजाओं के कवि राजाओं के गुणगान गाते थे, राजाओं की खूब उल्लेख करते थे, उनके खूब वर्णन करते थे, उनका गाथा गाते थे। तो उसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो राजाओं के जो कवि हुए, इन्होंने भी विभिन्न प्रकार के ग्रंथ रचे हैं, और इनमें भी इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी किताब, जैसे तुम कुड़िंद वंश पढ़ोगे, कुड़िंद वंश के बारे में जानकारी पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी मिलती है। तुम करतरपुर राज्य पढ़ोगे, करतरपुर राज्य के बारे में जानकारी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। करतरपुर राज्य के बारे में जानकारी बाण भट्ट की हर्षचरितम से मिलती है, राजशेखर की काव्य मीमांसा से मिलती है हमें। तुम कार्तिकेयपुर पढ़ोगे, कत्यूरी वंश, सुवर्ण गौत्र राज्य पढ़ोगे, कलहण की राजतरंगिणी, राजतरंगिणी तो सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध किताब है। किसकी है? कलहण की। क्या है राजतरंगिणी किताब? कलहण की। कश्मीर का इतिहास। कलहण ने जो राजतरंगिणी किताब लिखी उसमें क्या है? कश्मीर का इतिहास। और कलहण की राजतरंगिणी से भी हमें उत्तराखंड के बारे में पता चलता है। कलहण की राजतरंगिणी किताब है। ऐसी मुगलों के ग्रंथ हैं, मुगलों के ग्रंथ में भी उत्तराखंड का वर्णन मिलेगा। क्यों? उत्तराखंड के जो राजा हुए, इनके मुगलों के साथ संबंध होंगे, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। युद्ध भी हुए होंगे, कुछ अच्छे संबंध, जैसे चंदों के साथ संबंध अच्छे रहे मुगलों के, लेकिन पंवारों के साथ नहीं रहे। ठीक, पंवारों और मुगलों में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। तो मुगलों के ग्रंथ से भी हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास बना कैसे? ऐसी बना इधर उधर से उठा के। किसने लिखा उत्तराखंड का इतिहास? लिखा ही नहीं। इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास तो बहुत बाद में लिखा जाने लगा, जब अंग्रेज आए। अंग्रेजों के आने के बाद उत्तराखंड के इतिहास पे अंग्रेजों ने काम किया शुरू में। एटकिंसन, फ्रेजर, ये नाम सुने होंगे, वाल्टन, ऐसे नाम सुने होंगे। प्रारंभ में इन्होंने ही तो काम किया इतिहास सजोने का, हमारा इतिहास बनाने का काम इन्होंने किया। बाद में फिर हमारे भी इतिहासकार हुए, बद्रीदत्त पांडे, प्रताप सिंह नेगी, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये लोग थे, इन्होंने भी इतिहास पे काम किया। और फिर वर्तमान पीरियड में यशवंत कटोच, अजय रावत की बुकें सुनी होंगी तुमने, किताबों के नाम, तो इन्होंने भी इतिहास पे काम किया और हमारा इतिहास बनाया। तो कहने का अर्थ है कि भैया इतिहास को पढ़ने के लिए स्रोत इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक और अधार्मिक। साहित्यिक स्रोत मतलब जहां इतिहास के बारे में जानकारी किताबों के माध्यम से मिलती है, और किताबें या ग्रंथ भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं धार्मिक ग्रंथ और एक होते हैं अधार्मिक ग्रंथ। दूसरा हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। और पुरातात्विक स्रोत, मैंने कहा था आपको कि पुरातात्विक स्रोत का अर्थ मतलब जो इतिहासकारों ने खोजे हैं, इतिहासकारों द्वारा जो खोज की गई, उनसे भी इतिहास का पता चलता है। इतिहासकारों ने जो खोज की, और वो क्या खोज की, क्या खोजा, तो कहीं से शवाधान खोजे होंगे, कहीं से समाधियां खोजी होंगी, कहीं से मृदभांड खोजे होंगे, कहीं से कपमार्क्स खोजे होंगे, कहीं से गुफा चित्र खोजे होंगे, कहीं से मुद्राएं मिली होंगी, कहीं से धातु के उपकरण मिले होंगे, कहीं से पाषाण उपकरण मिले होंगे, मंदिर एवं मूर्तियों की खोज की गई होगी जंगलों में, पता नहीं कहीं प्राचीन काल के मंदिर मूर्ति घनघोर जंगल में दबे हुए, इनमें से भी जानकारी मिली होगी। ये सब चीजें खोजी गई हैं और इनसे भी इतिहास का पता चलता है। तो ये कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत मतलब कि ऐसे स्रोत जिनको क्या किया गया, खोजा गया। और कुछ चीजें जब इतिहासकारों ने खोजी, ठीक है, जब इतिहासकारों द्वारा कुछ चीजें खोजी गई और उनसे इतिहास के बारे में पता चला। अभिलेख राजा महाराजाओं के, अरे राजा महाराजाओं ने पता नहीं किस जमाने में अभिलेख गाड़े और वो पता नहीं कहां दब दुब गए, क्योंकि धरातल में कई प्रकार की भौगोलिक घटनाएं होती रहती, बाढ़ आ रही, आंधी आ रही, इतनी बारिश आ रही, पता नहीं कहां दब गए, बह गए। लेकिन बाद में वो खोजे हैं ना, खोजे हैं, राजाओं के अभिलेख मिले दुनिया भर के। इन अभिलेखों से भी तो जानकारी प्राप्त होती है हमें। इन अभिलेखों से भी क्या होती है, जानकारी प्राप्त। राजा महाराजा लोग अभिलेख गाड़ते थे। राजा महाराजा क्यों, आज की डेट में नहीं गाड़ते अभिलेख, आज की डेट में भी अभिलेख गाड़े जाते हैं। क्यों, तुम देखते नहीं हो, मंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग तमाम प्रकार के शिलान्यास करते हैं। एक सरकारी बिल्डिंग बनाई, कोई फर्स्ट क्लास संगमरमर के पत्थर पे लिख दिया कि आज इतनी इतनी तारीख को माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा इस भवन का विधिवत शिलान्यास किया गया। वही तो है अभिलेख। और किसको बोलते हैं अभिलेख? राजा महाराजा लोग अभिलेख क्यों गाड़ते थे? अरे राजा महाराजा लोग जब भी कोई काम करते थे ना, तो उस काम को लिखते थे पत्थर पे, तभी तो पता चलेगा लोगों को भविष्य में कि ये बिल्डिंग बनाई किसने, ये महल किसने बनाया, ये किला किसने बनाया। कोई युद्ध किया, जीत गए, कैसे पता चलेगा लोगों के कि इसने उसको हराया? तो अभिलेखों में लिख देते थे ताकि आने वाली पीढ़ी भी जान पाए कि ये राजा इतना महान था भाई, इतना बहादुर था कि इसने इतने लोगों को हराया, इसने ये निर्माण कार्य किया। तो उसी को बोलते हैं अभिलेख। मैंने कहा वर्तमान में भी अभिलेख गाड़े जाते हैं। आप देखो तमाम प्रकार के सरकारी कार्य होते होंगे, पुल बनता होगा, हाईवे बनता होगा, तो क्या शिलान्यास नहीं होता? संगमरमर के पत्थर में लिखा नहीं होता? अरे अभिलेख किसको बोलते हैं आप मुझे बताओ पहले। अभिलेख मतलब लिखित रूप से जानकारी। कैसी लिखित जानकारी? पत्थरों पे लिखी हुई जानकारी, किसी धातु के टुकड़े पे लिखी जानकारी। जैसे राजा महाराजा लोग तांबे के टुकड़े पे लिखते थे तो उसको ताम्रपत्र अभिलेख बोलते थे। त्रिशूल पे भी जानकारियां लिखी हुई मिलती हैं तो उसको त्रिशूल अभिलेख बोलते हैं। तो ये सब खोजे गए हैं, खोजे हैं ये, तो इनको बोलते हैं सबको पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब ऐसे स्रोत जिनकी खोज की गई, और कई सारी चीजों की जब खोज हुई तो उनसे भी हमें पास्ट के बारे में पता चला, उनसे भी हमें क्या चला, पास्ट के बारे में पता चला। तो यही पुरातात्विक स्रोत हैं। कप मार्क्स सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। तो समझ में आया? तो स्रोत क्या होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? अरे बोलो। साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत मतलब जहां इतिहास के बारे में जानकारी किताबों के माध्यम से प्राप्त होती है या ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होती है। और पुरातात्विक स्रोत मतलब ऐसे स्रोत जहां इतिहास के बारे में जानकारी क्या है, इतिहासकारों द्वारा खोजे गए वस्तुओं से प्राप्त होती है। सीधी सी बात है। पुरातात्विक स्रोत मतलब ऐसे स्रोत जहां इतिहास के बारे में जानकारी इतिहासकारों द्वारा की गई खोजों से होती है। अब वो चाहे कुछ भी खोजे हो, इतिहासकारों द्वारा की गई खोजों से, है ना, जो हमें इतिहास के बारे में पता चलता है वो कहलाता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, फिर बात करते हैं। इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांटते हैं, और इतिहास को 3 कालखंडों में जब बांटा जाता है तो मैंने आपको बताया था कि भाई इतिहास को हम 3 कालखंडों में कैसे बांटते हैं। सबसे पहला पीरियड आता है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। फिर आता है मिडिल पीरियड, जिसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक। आज मैं सीधा टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसके बाद। ठीक है, हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं मैं। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिक, और लास्ट आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। बशर्ते प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भाग, ये नोट कर लेना। हाँ, इसके बाद तो प्रॉपर मैं जो पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और एक आध दिन में तुम्हारा ग्रुप भी बना देंगे, और उसका हम आपको लोगों को कंटेंट मैसेज PDF के फॉर्म में दे देंगे। उससे क्या होता है, फिर समझाने का समय अच्छा मिल जाता है। और क्लास में क्या हो गया, समझाओ भी लिखाओ भी, फिर उसमें टाइम पूरा नहीं मिलता ढंग से,
है ना। यहाँ अच्छे से समझा दिया, उसको तुम्हें ग्रुप में भेज देंगे हम लोग, तुम घर में नोट कर लेना उसको, समझे। टाइम भी कम लगता है उससे, सिलेबस भी समय पे होता है, और दूसरी बात ये भी नहीं रहता कि यार आज बच्चों को कुछ लिखा नहीं पाया, कि तुम्हारे पास घर में कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। यहाँ पूरा समझा दिया, पूरा उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद जितना आज पढ़ाया एक्सप्लेन किया वो तुम्हें मिल जाएगा PDF फॉर्म में, तुम उसको नोट करो घर में और पढ़ो, याद करो, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक जो काल है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे पहला पीरियड आता है पुरापाषाण काल। सबसे पहला पीरियड क्या आता है? पुरापाषाण काल, या इसी को परस्तर युग भी बोलते हैं, ध्यान रखना। हाँ, इसी को क्या कहा जाता है? परस्तर युग। पुरापाषाण काल बोलो या परस्तर युग बोलो। फिर आता है तुम्हारा मध्य पाषाण काल। क्या आएगा? मध्य पाषाण काल, ठीक है, इसको बना भी लेना जरा, इस मध्य पाषाण काल, या इसी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रस्तर युग। ध्यान रखना, कई बार पेपरों में मध्य पाषाण काल नहीं लिखा होगा। निम्न में से कौन सी खोज मध्य पाषाण काल की है, निम्न में से कौन सी खोज मध्य प्रस्तर युग की है, तो इसलिए पता होने चाहिए कि मध्य पाषाण काल को ही मध्य प्रस्तर युग भी कहते हैं, ठीक है, इसी को मध्य प्रस्तर युग भी कहते हैं। और लास्ट पार्ट है तुम्हारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, या इसी को महापाषाण काल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? महापाषाण काल, या इसी को उत्तर प्रस्तर युग भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? उत्तर प्रस्तर युग भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल जो है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले का पीरियड, जो सबसे शुरू का पीरियड रहा होगा, जिसको कहा जाता है पुरापाषाण काल या प्रस्तर युग, जिसकी आज तक कोई खोज ही नहीं मिली। आज तक हमें पुरापाषाण काल का कुछ मिला ही नहीं। फिर मिडिल पीरियड आता है मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग, और जो प्रागैतिहासिक काल का मॉडर्न पीरियड है, लेटेस्ट प्रागैतिहासिक काल का जो लेटेस्ट पीरियड है वो होता है आपका नवपाषाण काल, या उसी को महापाषाण काल, या उसी को उत्तर प्रस्तर युग कहते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे आज का पूरा दिन है ना, अब आज का दिन भी कई पार्ट में डिवाइड होगा भाई। सुबह से लेकर 10 बजे तक सुबह का टाइम होता है, 10-11 बजे तक को तुम सुबह बोलते हो, उसके बाद लगभग 12 बजे से दिन बोलना शुरू करते हो, फिर शाम को 4 बजे के बाद शाम बोलते होंगे, और फिर रात आती होगी। तो आज का जो पूरा दिन है उसका लेटेस्ट पीरियड कौन है? रात। रात के बाद अगला दिन आएगा ना। तो ऐसी प्रागैतिहासिक काल तो बहुत बड़ा काल है भाई। मैंने कहा 4000 BC से पहले का जितना भी समय होता है, 4000 BC से पहले, वो सब आपका प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और 4000 BC से पहले मतलब कितना? पता नहीं कितना अनंत। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर 4000 BC तक का समय प्रागैतिहासिक काल है। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर 4000 BC तक का समय प्रागैतिहासिक काल है ना। तो इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल थोड़ा ना कि ये कितना होगा। तो इसलिए प्रागैतिहासिक काल का जो शुरू का पीरियड होगा वो आपका पुरापाषाण काल या प्रस्तर युग। फिर आएगा मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग, और तब आएगा नवपाषाण काल या महापाषाण काल या प्रस्तर युग। और इस पीरियड का मानव सिविलाइज्ड मानव था, वो सभ्य था, उसको कृषि का ज्ञान हो गया था, उसको खाने बनाने का ज्ञान हो गया था। इन दोनों पीरियड के मानव तो आदि मानव हैं सब। पुरापाषाण काल का मानव आदि मानव, मध्य पाषाण काल का मानव आदि मानव जिसको कुछ नहीं आता, खाना बनाना तक नहीं आता, भोजन का ज्ञान तक नहीं, भूख लगेगा तो शिकार पे झपटेगा, सीधा उस पे झपटेगा, नाखून मारेगा, दांत मारेगा। खाना कैसे खाते, शिकार कैसे करते, ये भी नहीं आता था। इस पीरियड में सिविलाइज हुआ, और जब सिविलाइज हुआ तो उसने औजारों को बनाना सीखा कि यार पत्थरों के हथियार बना के मारा जाए। नहीं तो पहले क्या था, एक तरफ से जानवर काट रहा उसको, दूसरी तरफ से वो भी दांत मार रहा उस पे, दोनों लगे हुए दांत मारने पे, नाखून मारने पे।
इस काल में मानव सिविलाइज्ड बना। अभी देखना, हम खोजे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। नवपाषाण काल या महापाषाण काल का मानव सिविलाइज्ड है। वो कृषि से परिचित हो गया था, उससे पहले वो कृषि से भी परिचित नहीं था। कृषि से भी परिचित, जब कृषि से परिचित नहीं था तो आदमी खेती बाड़ी करेगा ही नहीं, तो खाएगा क्या? तो इसका मतलब क्या? अरे वो किस पे डिपेंड रहा होगा? कंद मूल फलों पे या शिकार पे? कंद मूल फलों पे या शिकार पे डिपेंड रहा होगा वो। उसको तो कृषि भी नहीं आती थी, कृषि से परिचित नहीं था वो। तो इसलिए ध्यान रखना कि प्राग ऐतिहासिक काल में का जो मानव था, वो जो सिविलाइज्ड था, सभ्य मानव, वो नवपाषाण काल या महापाषाण काल का मानव सिविलाइज्ड है। ठीक है, इन दोनों पीरियड के मानव आदि मानव हैं, जिनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता। और इसीलिए तुम पाओगे कि हम जो भी खोजे पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की, वो सभी इस पीरियड की होंगी। मध्य पाषाण काल के केवल एक खोज है उत्तराखंड में, वो है लाखो उडियार। उसके लाखो उडियार के अलावा आज तक मध्य पाषाण काल का हमें कुछ मिला ही नहीं। मध्य पाषाण काल के कुछ भी अवशेष नहीं मिले हमें आज तक। जो भी अवशेष मिला वो किस पीरियड का मिला? इस पीरियड का। मध्य पाषाण काल की केवल एक खोज है, वो क्या है? लाखो उडियार। समझ में आया बात? तो यह है प्राग ऐतिहासिक काल। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, या इसको पौराणिक काल भी बोलते हैं। मैंने कहा था क्यों? क्योंकि इसी काल में विभिन्न ग्रंथ, पुराण, वेद, इन सब की रचना हुई। अरे वेद, पुराण, ग्रंथ लिखे गए होंगे ना, तो किसने लिखे होंगे? ऋषि मुनियों ने, सभ्य मानवों ने, या आदि मानवों ने? सभ्य। तो यहां मानव सभ्य हुआ ना, तो जब यहां सभ्य हुआ तो यहां और एडवांस हो जाएगा वो। शिक्षा का ज्ञान भी होगा उसको, लिखना पढ़ना जानेगा वो। तो इसीलिए इस आद्य ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल भी बोलते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल मतलब ऐसा काल या समय जहां मानव अस्तित्व में था, उसके लिखित प्रमाण भी हैं, परंतु उन लिखित प्रमाणों को या तो पढ़ा नहीं जा सका, या फिर उनके हमारे पास पूर्ण साक्ष्य नहीं है। मतलब मैंने कहा बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं आद्य ऐतिहासिक काल के जिनको पढ़ा नहीं। लिखित जानकारी है इस पीरियड की, आद्य ऐतिहासिक काल की हमारे पास जो है वो लिखित जानकारी है। ठीक है, लिखित जानकारी है, परंतु उनको या तो पढ़ा नहीं जा सका, या जो लिखित जानकारी हैं उनके ऐसे प्रमाण नहीं मिले कुछ। मतलब जैसे मैंने कहा आद्य ऐतिहासिक काल में वेद, पुराण, ग्रंथ, इनकी भी रचना हुई। अब वेद, पुराण, ग्रंथों में जो चीजें लिखी हैं, क्या वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्य हो पाई? आज तक मुझे बताओ। नहीं हो पाई। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे, इतिहास की नजर से देखेंगे, तो क्या इतिहास और विज्ञान क्या देवी देवताओं, भगवान पे विश्वास करता है? नहीं करता है। अगर विश्वास करता तो भैया आपका इतिहास में देवी देवताओं के चैप्टर भी जुड़े होते। समझ में पा रहे हो बात को? बेसिक नॉलेज अलग बात है, बचपन में तुमको पढ़ाया जाता होगा बेसिक नॉलेज, या थोड़ा बहुत ठीक है, वेद पुराणों से भी हल्का फुल्का प्रश्न पढ़ते होंगे। क्यों? वो इसलिए बनते हैं ना भाई, वो क्या है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, यहाँ आपका क्या है, विभिन्न धर्मों को माना जाता है। ठीक है, विभिन्न धर्मों को, तो इसलिए प्रत्येक धर्म से संबंधित थोड़ा बहुत ज्ञान दिया जाता है। लेकिन क्या आपको कभी स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी गई? नहीं दी जाती है धार्मिक शिक्षा स्कूल में। ठीक है, क्योंकि जो धर्म के आधार पे जो भी बातें ग्रंथों, पुराणों में लिखी गई हैं, उनका कोई टेक्निकल प्रूफ नहीं है, वो विज्ञान के दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं है। तो इसलिए आपको इतिहास में कभी भी धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती होगी। बचपन में थोड़ा बहुत नॉलेज दिया होगा, मैं ये थोड़ा ना कह रहा कि तुमको बिल्कुल नहीं पढ़ाते, थोड़ा बहुत तो पढ़ाते ही होंगे बचपन में हल्का फुल्का, कि भगवान राम किसके पुत्र थे, राजा दशरथ कौन था, पैगंबर साहब कौन थे, गुरु गोविंद सिंह कौन थे, थोड़ा बहुत धर्म से हल्का फुल्का। लेकिन भैया विस्तृत नहीं पढ़ाया जाता तुम्हें कभी। क्यों? क्योंकि जितने भी वेद, पुराण, ग्रंथों में जो देवी देवताओं का उल्लेख है, उनके हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो आद्य ऐतिहासिक काल या समय ऐसा काल या समय जिसकी हमारे पास लिखित जानकारी है, परंतु उनको या तो पढ़ा नहीं जा सका, या जिनके हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। क्योंकि वेद, पुराण, ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं वो सत्य है नहीं है, इनके कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना आद्य ऐतिहासिक काल उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता। ये कोई एक दिन का टॉपिक है केवल। आद्य ऐतिहासिक काल की हम बात करें तो ये एक दिन का टॉपिक है।
क्यों? क्योंकि इस काल में विभिन्न वेद पुराण ग्रंथों की रचना हुई है, और इतिहास में कभी वेद पुराण ग्रंथ नहीं पढ़े। आप बताओ मुझे, बचपन से लेकर तुमने एमए हिस्ट्री किया होगा, कभी पढ़ा वेद? कभी ग्रंथ पढ़े, पुराण पढ़े? उसके लिए तुमने संस्कृत शिक्षा लेनी पड़ेगी। संस्कृत शिक्षा जब ग्रहण करोगे वहां पढ़ोगे तुम वेद पुराण ग्रंथों में क्या लिखा हुआ। इतिहास में थोड़ा ना पढ़ते वेद पुराण ग्रंथों को। तो इसलिए आद्य ऐतिहासिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आद्य ऐतिहासिक केवल एक दिन का टॉपिक होता है, और आद्य ऐतिहासिक काल मतलब ऐसा काल या समय, ठीक है, जिसकी हमारे पास लिखित जानकारियां हैं, परंतु उनको या तो पढ़ा नहीं जा सका, पता नहीं कौन सी लिपि में लिखे हैं, कोई पढ़ ही नहीं पाया, और जिनको पढ़ पाए हैं जैसे वेद पुराण ग्रंथ, पर इनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। फिर इनकी क्या है, कोई प्रमाणिकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऐतिहासिक काल। ये इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे, इन दोनों पोर्शन से मिला के एक या दो क्वेश्चन। प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक को मिला के कितने प्रश्न, एक या दो, या बिल्कुल ही नहीं आएंगे। पिछले कई पेपरों में देखो तुम नहीं आए हैं। हाँ, परसों के पेपर में एक प्रश्न आया है, ठीक है, परसों के पेपर में आया है प्रश्न। तुमको थोड़ा पढ़ना भी अच्छा पड़ेगा, डीप पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे तो भैया पेपर का लेवल देखो दिन प्रतिदिन कैसे पेपर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और पढ़ना अच्छा पड़ता है, डीप पढ़ता है, तब सिलेक्शन होता है। हम सोचेंगे कि 2-3 महीने की तैयारी में हम सिलेक्शन पालें, पॉसिबल नहीं है। एक लंबी तैयारी होती है, आपको समय देना पड़ता है, 8-10 महीने देने पड़ेंगे, तब जाके नौकरी लगेगी। पटवारी में 100+ रिजल्ट ऐसी नहीं है। 2015 से चल रहा है ये इंस्टीट्यूट, ऐसी नहीं चल रहा है इंस्टीट्यूट। तुम इतने बच्चे बैठे हो, 4 हॉल हैं ऐसी, प्रत्येक में 100-100, 150 बच्चे बैठे प्रत्येक हॉलों में, है कि नहीं है। और हम 2015 से ये संस्थान चला रहे। मैं तो खैर 2010 से पढ़ाता हूँ, अगर जानते होंगे तुम में से कई सारे लोग मुझे, तो 2010 से मैं कंटिन्यू इस फील्ड में हूँ। और ऐसे ही ये इंस्टीट्यूट नहीं उठा, रिजल्ट ऐसे ही नहीं मिले। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन होगा लगातार जब से ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ, 2015 से लगातार। 2015 में इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये 2015 में मैंने खोला था, तब से लगातार हर पेपर में हमारे रिजल्ट रहते हैं। हाँ, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि जो आपका हमारा पढ़ाया हुआ किसी विभाग में नहीं होगा। आप प्रत्येक विभाग में जाओ, सब जगह हमारे बच्चे मिलेंगे। मैं कई बार जाता हूँ इधर उधर, ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं होगा कि जहाँ अपना पढ़ाया हुआ नहीं मिलता। कारण बच्चों ने भी मेहनत की है और हमने भी मेहनत की है। हमसे ज़्यादा तुमको करनी पड़ती है मेहनत। हम तो पढ़ाएंगे, हम तो सबको पढ़ाते हैं ना, पर सब थोड़ा निकल पाते। निकलता वही है जो सीरियस होकर पढ़ता है, ठीक है। जो सीरियस नहीं होगा, जो मेहनत नहीं करेगा, वो कहाँ से निकलेगा। हम चाहे कितना भी कर लें, हम तुम्हें कितना भी कंटेंट दे दें, कितना भी समझा दें, तुम तब तक नहीं निकल सकते जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। मेहनत असल में तुमने करनी है। हम एक केवल मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं, तुम्हें बताते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जैसे मैंने बोल दिया, ये इतने इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है, ठीक है। 1 या 2 नंबर, और बिल्कुल कभी कभी नहीं भी आएगा। तो यानी मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब इस पोर्शन पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है, ऐतिहासिक काल में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएंगे। और इसमें भी 3 पार्ट हैं, ऐतिहासिक काल के भी 3 पार्ट हैं भैया। सबसे पहला होता है प्राचीन काल। क्या होता है सबसे पहले? हाँ, फिर आता है मध्यकाल, फिर आता है मध्यकाल, और फिर आता है आधुनिक काल। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बनता है पोर्शन, वो बनता है मध्य और आधुनिक। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि प्राचीन काल का मतलब क्या होता है। पहले तो प्राग ऐतिहासिक काल मतलब 4000 BC से पहले का समय, लगभग 4000 BC से पहले का समय प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक होता है 4000 BC से और लगभग 600 BC। यहाँ एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, किसने देखा, किसने काउंट किया कि कितने से कितना होगा, वो एक आइडिया है लगभग कि 4000 BC से 600 BC के मध्य का समय क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। और फिर ऐतिहासिक काल होता है 600 BC से लेकर और वर्तमान तक। वर्तमान तक 600 BC से वर्तमान तक का जो समय है वो है आपका क्या? ऐतिहासिक काल। और इस ऐतिहासिक काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राचीन काल, और प्राचीन काल होता है आपका 600 BC से 1200 AD। BC और AD में कंफ्यूजन मत रखो। BC मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और ईसा मसीह के जन्म से के पहले का समय घटते हुए क्रम में आता है।
ठीक है, चलिए। तो ऐतिहासिक काल 600 BC से वर्तमान। अच्छा, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला आता है प्राचीन काल, और प्राचीन काल क्या होगा? 600 BC से 1200 AD तक का समय। फिर 1200 से 1800 तक होता है आपका क्या? मध्यकाल। 1200 से 1800 मध्यकाल, और फिर 1800 से लेकर वर्तमान तक आधुनिक काल। 1800 से लेकर वर्तमान तक क्या होता है? आधुनिक काल। और इसमें से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मध्यकाल और आधुनिक काल। यहाँ से भी आएंगे प्रश्न पर कम, प्राचीन काल से कम। मेन जो प्रश्न आते हैं वो मध्यकाल और आधुनिक काल से आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना आपका कि ऐतिहासिक काल भी 3 पार्ट में डिवाइड है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है। जिसमें से लगभग 600 BC से 1200 AD तक तुम्हारा होता है प्राचीन काल, 1200 AD से लगभग 1800 AD तक होता है मिडिल पीरियड, और 1800 से लेकर आपका वर्तमान तक मॉडर्न पीरियड, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इतना तो खैर मैं पहले भी समझा चुका था, ये मैंने हल्का रिवाइज कराया आपको। अब आज हम स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो मैंने आपको कहा था कि पहले तो प्रागैतिहासिक काल कहते किसको हैं भाई? क्या होता है प्रागैतिहासिक काल? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ या कल भी बताया था कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब है ऐसा काल या समय जब मानव अस्तित्व में तो था परंतु उसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है। अच्छा, जब मानव की कोई लिखित जानकारी नहीं तो पढ़ेंगे कैसे फिर? तो प्रागैतिहासिक काल की जो प्रमाणिकता है कि इस काल में मानव था, वो है विभिन्न प्रकार के अवशेष। प्रागैतिहासिक काल की जो जानकारी के स्रोत हैं वो हैं समाधियां, शवाधान। अरे कहीं से समाधियां मिली होंगी, शवाधान मिले होंगे, मतलब डेड बॉडीज, नर कंकाल मिले होंगे ना। और वो नर कंकाल अगर 4000 BC से पहले के हैं तो प्रमाण होता है, इससे प्रमाणित होता है ना कि प्रागैतिहासिक काल में भी मानव रहता था। तुम्हें कहीं से कप मार्क्स मिले, कप मार्क्स मतलब ओखली, और वो ओखली मान लो 4000 BC से पहले की है। साइंस का ज़माना है, सब पता चल जाता है कौन वस्तु कितनी पुरानी कितनी नहीं। विज्ञान का समय है, सब पता चल जाता है, हर चीज़ की एज कैलकुलेट होती है, सबकी एज कैलकुलेट हो जाती है। तुम्हें कोई कप मार्क्स मिला यानी ओखली मिली, और मान लो वो 4000 BC से पहले की है, तो इसका मतलब क्या समझे? अरे 4000 BC पहले मतलब प्रागैतिहासिक काल में मानव था, और वो मानव कृषि से भी परिचित था। मैंने कहा था ओखली का अर्थ क्या होता है? अरे ओखली 2 चीज़ों का प्रमाण होती है। एक तो होती है काहे का प्रमाण? मानव के अस्तित्व का। अरे जब मानव रहा होगा तभी तो उसने ओखली बनाई। अच्छा, उसने ओखली क्यों बनाई? जब वो कृषि कार्य करता होगा, खेती करता होगा, तभी तो उसने ओखली बनाई, तभी तो उसने क्या बनाई? ओखली बनाई। तो ओखली 2 चीज़ों, इतिहास में ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, तभी तो तुम किताबों पढ़ते हो, अक्सर बहुत जगह पाओगे तुम कि फलानी जगह से कप मार्क्स मिले, अलानी जगह। क्या जरूरत उस ओखली की पढ़ने की? इतिहास में ओखली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ओखली का कैसे रोल होता है? मैंने कहा ओखली का 2 प्रकार से रोल है। ओखली एक तो मानव के अस्तित्व का प्रमाण है कि भाई मानव था तभी तो ओखली रही। दूसरा प्रमाण है कि जो मानव था वो कृषि से भी परिचित था। अगर वो कृषि से परिचित ना होता तो फिर उसने ओखली क्यों बनाई? जब खेती की होगी, अनाज हुआ होगा, तो उस अनाज को कूटने के लिए तो ओखली बनाई होगी ना। तो इसलिए ओखली। तो प्रागैतिहासिक काल की लिखित जानकारी नहीं है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा जाता है विभिन्न खोजों के माध्यम से, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को हम कैसे पढ़ते हैं? इस काल की हमें जो जानकारी मिलती है, इस काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो शवाधान, समाधियां, ठीक है, आपका कप मार्क्स हो गए, गुफा चित्र, शैल चित्र। अरे उन मानवों ने गुफाओं में चित्र बना रखे, पेंटिंग कर रखी, पत्थरों पे चित्र बना रखे। तो विभिन्न जगहों से हमें उत्तराखंड में गुफा चित्र, शैल चित्र भी देखने को मिले, ठीक है। तो भाई प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो हमको जानकारियां मिलती है वो कैसे मिलती है? तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी के स्रोत समाधियां, शवाधान, कप मार्क्स, मृदभांड, ठीक है, गुफा चित्र, शैल चित्र, धातु उपकरण, पाषाण उपकरण, ये सब आपके प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के स्रोत हैं।
है ना। अरे जरूरी थोड़ा ना कि तुम्हें इतिहास के बारे में केवल कोई कहीं लिखा मिले तो तभी तुम्हें पता चलेगा। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो, तुम किसी सुनसान जंगल में गए, ठीक है, ऐसी जगह गए जहां कोई रहता ही नहीं, दूर दूर तक सुनसान जंगल है, घने जंगल हैं, घनघोर जंगल हैं। और उन जंगलों में तुम्हें कई बार होता भी होगा, तुम गाँव में जाते होंगे, जंगलों में खेत बने हुए होते होंगे। कभी आप जंगलों में जाते होंगे ना जानवरों को चराने, या कहीं जंगलों में क्या बने होते होंगे, कभी देखे कभी जंगलों में खेत बना रखे लोगों ने। मतलब आज की डेट में तो वहाँ कोई नहीं दिख रहा, पर खेत बने हुए हैं, तो क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं कि कभी ना कभी यहाँ मानव रहता होगा, तभी तो वो खेत बना रखे उसने। अच्छा, मैंने कहा जंगलों में तुम्हें सुनसान जंगल हैं, घनघोर जंगल हैं, जहाँ कोई नहीं रहता दूर दूर तक, और जंगल में तुम्हें कोई ओखली मिल जाए, तो क्या इससे ये नहीं पता चलता कि यार आज की डेट में तो यहाँ घनघोर जंगल है, कोई नहीं रहता, परंतु कभी ना कभी तो यहाँ कोई ना कोई तो रहता होगा, कभी ना कभी तो यहाँ कोई ना कोई रहता होगा, तभी तो ओखली बनी हुई है। और जो मानव यहाँ रहता होगा तो भाई वो कृषि से भी परिचित रहा होगा, वो कृषि कार्य भी करता होगा, तभी तो उसने ओखली बनाई। कई बार जंगलों में होती ना, दिखती नहीं ओखलियाँ, दिख जाती हैं आपको जंगलों में भी। तो जंगलों में ओखलियाँ कहाँ से बना रहे, किसी ना किसी ने तो प्रयोग के लिए बनाई होगी ना, वो किसी ना किसी ने उपयोग के लिए बनाई होगी जंगलों में ओखली, है कि नहीं है। तो ध्यान रखना भाई, इतिहास में कप मार्क्स मतलब ओखली के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में के बारे में जानकारी के स्रोत, विभिन्न जगहों से प्राप्त समाधियां, शवाधान, कप मार्क्स, मृद भांड, गुफा चित्र, शैल चित्र, ठीक है, ये सब प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी के स्रोत हैं। तो यानी कहने करते कि प्राग ऐतिहासिक काल में आपको पढ़ना क्या है, केवल ये पढ़ना है कि उत्तराखंड में कहां से क्या मिला, किसने खोजा। प्राग ऐतिहासिक काल की लिखित जानकारी तो नहीं है ना, तो प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं ना। अरे कहीं से मृद भांड मिले होंगे, कहीं से कप मार्क्स मिले होंगे, कहीं से आपके क्या हैं कोई उपकरण मिले होंगे, धातु के पाषाण के उपकरण, कहीं से कुछ मिला होगा, कहीं से कुछ मिला होगा, कहीं से गुफा चित्र, शैल चित्र मिले होंगे। तो यही तो पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में कि प्राग ऐतिहासिक काल में कौन सी चीज कहां से मिली, कौन सी चीज कहां से मिली, किसने खोजी, और जो खोजा गया उसके बारे में कि भाई क्या क्या मिला, क्या पाया हमने वहां। तो प्राग ऐतिहासिक काल की पढ़ी जाती है खोजें। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ा जाता है, खोजें। किसने खोजा, कब खोजा, क्या खोजा, दैट्स ऑल। किसने खोजा, कब खोजा, क्या खोजा। तो उसी क्रम में अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाखू उडियार, या इसी को लखू भी बोलते हैं। लाखू बोलो या लखू बोलो, लाखू या लखू उडियार, या इसी को हम गुफा भी बोलते हैं। उडियार को ही क्या बोलते हैं, गुफा। स्थानीय भाषा में गुफा को उडियार बोला जाता है। तो लाखू या लखू, उडियार या गुफा, प्रागैतिहासिक काल की ये पहली खोज है। ये प्रागैतिहासिक काल की क्या है, पहली खोज मानी जाती है। क्यों मानी जाती है वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि लाखू या लखू उडियार की खोज किसने की। तो लाखू या लखू उडियार की खोज की किसने, डॉक्टर एमपी जोशी। डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा लाखू या लखू उडियार की खोज की गई। कब की गई, तो 1968 में, 1968 में डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा लाखू या लखू उडियार की खोज की गई। अगला, ये लाखू या लखू उडियार है कहाँ भाई। पहली बात तो किसने खोजा भाई, प्रागैतिहासिक काल में यही पढ़ना है आपने, किसने खोजा, कब खोजा, कहां से खोजा। और जो खोजा उनको देख के क्या पता चलता है, अरे जब जो चीजें खोजी तो वहां कुछ मिला होगा ना, कुछ ना कुछ। तो क्या मिला, जो चीजें तुमने खोजी उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, जो चीजें तुमने खोजी उससे क्या तर्क निकलते हैं, यही पढ़ा जाता है प्रागैतिहासिक काल में। तो ध्यान रखना कि लाखू या लखू उडियार की खोज डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा की गई थी। और डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा कब की गई, 1968 में। अब है कि ये लाखू उडियार या लखू उडियार है कहाँ भाई,
तो ये लाखों या लखों उडियार जो है अल्मोड़ा जनपद के बाड़े छीना एक जगह है, और अल्मोड़ा जनपद के बाड़े छीना के पास एक बैंड है, ठीक है। बाड़े छीना के पास एक बैंड है जिसको बोलते हैं दल बैंड। तो अल्मोड़ा जनपद के बाड़े छीना के पास एक बैंड है जिसको कहा जाता है दल बैंड। तो अल्मोड़ा जनपद के बाड़े छीना के पास दल बैंड पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। सुयाल नदी घाटी में स्थित है। जो सुयाल नदी है उस सुयाल नदी के दाएं तट पर, सुयाल नदी के किनारे है। और अल्मोड़ा जनपद के बाड़े छीना के पास दल बैंड पर स्थित है लाखों उडियारी या गुफा। मतलब जनपद हुआ अल्मोड़ा। अब अल्मोड़ा तो बहुत है ना, बड़ा होगा। तो अल्मोड़ा में एक जगह है बाड़े छीना, और उस बाड़े छीना में जो मोटर मार्ग है ना, एक सड़क है, उस सड़क में एक बैंड है, एक कर्व है, उसी को दल बैंड बोलते हैं। ये सड़क के किनारे है ये गुफा। ये जो गुफा है लाखों उडियार, ये सड़क के किनारे स्थित है। तो अल्मोड़ा जिले के बाड़े छीना के पास, बाड़े छीना जगह है, और वहाँ पे एक सड़क में एक बैंड पड़ता है जिसको बोलते हैं दल बैंड। तो अल्मोड़ा जनपद के बाड़े छीना के पास दल बैंड पर स्थित है। और कौन सी नदी के तट पे? सुयाल नदी के तट पर, ठीक है। फिर अगली पॉइंट कि जो ये लाखों उडियार की जब खोज की गई डॉक्टर MP जोशी के द्वारा, तो इन्होंने यहाँ से क्या क्या पाया, इस गुफा में क्या मिला, और ये गुफा कब की है? प्रागैतिहासिक काल की तो है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल भी मैंने कहा 3 पार्ट में डिवाइड है। प्रागैतिहासिक काल भी कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। सबसे पहले क्या आता है? पुरापाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल, और फिर आता है नवपाषाण काल। तो ध्यान रखना कि ये जो लाखों उडियार है ये मध्य पाषाण काल की खोज है। ये जो लाखों उडियार है ये मध्य पाषाण काल की खोज है। मतलब यहाँ के जो शैल चित्र हैं वो कब के हैं? मध्य पाषाण काल के हैं। ये खोज जो है वो मध्य पाषाण काल की खोज है, इसीलिए इसको प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज मानी जाती है। मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि लाखों उडियार जो है वो क्या है? प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज है। लाखों उडियार की जो खोज है ये प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज है। क्यों है पहली खोज प्रागैतिहासिक काल की? क्योंकि जो लाखों उडियार के जो शैल चित्र हैं, क्योंकि लाखों उडियार से हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और लाखों उडियार के जो शैल चित्र हैं ये मध्य पाषाण काल में बने हुए हैं। ये किस पीरियड में बनाए गए? मध्य पाषाण काल में बनाए गए। और जब ये शैल चित्र मध्य पाषाण काल में बनाए गए तो भैया ये आपका क्या है? प्रागैतिहासिक काल की इसलिए पहली खोज है। मतलब देखो, हमें प्रागैतिहासिक काल 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले आता है पुरापाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल, और फिर क्या आता है? नवपाषाण काल। अब आप मुझे बताओ, पुरापाषाण काल का तो आज तक कुछ भी नहीं मिला, और मध्य पाषाण काल की केवल एक चीज मिली, लाखों उडियार। तो इस बेस पे जो मध्य पाषाण काल की खोज होगी वो प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज होगी। अरे सीक्वेंस में देखो ना, पहले पुरापाषाण आता है, फिर क्या आता है? मध्य पाषाण, और फिर क्या आता है? नवपाषाण। अब नवपाषाण काल की तो बहुत सारी चीज़ें मिली, नवपाषाण काल की तो बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन मध्य पाषाण काल का केवल एक लाखों उडियार मिला। अच्छा, मध्य पाषाण काल पहले आता, ये नवपाषाण काल पहले आता। तो जब मध्य पाषाण काल पहले आता तो जो मध्य पाषाण काल की खोज होगी वही तो प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर नहीं आ रहा समझ तो ऐसे समझो, तुमने एक वस्तु दिन में खोजी, आज दिन में एक वस्तु खोजी, और एक वस्तु तुमने रात शाम को खोजी। चलो शाम को खोजी एक वस्तु, तो आज दिन भर में तुमने 2 वस्तुओं की खोज की। एक वस्तु कब खोजी? दिन में, और एक कब खोजी? तो मुझे बताओ, आज दिन भर में, आज दिन भर की जो खोजें हैं इनमें पहली खोज कौन सी है? दिन वाली या शाम वाली? तो वही बात है, प्रागैतिहासिक काल में पहले मध्य पाषाण आता या नवपाषाण आता? तो भैया जब जो मध्य पाषाण काल की होगी वही तो प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज होगी ना। जो मध्य पाषाण काल की खोज होगी वो क्या कहलाएगी? प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज कहलाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा किताबों में, है ना, कि जो लाखों उडियार है वो प्रागैतिहासिक काल की क्या है? पहली खोज। पर कैसे समझ में आया आज
कि आपका ये मध्य पाषाण काल की खोज है, जिस कारण इसको प्राग ऐतिहासिक काल की पहली खोज बोलते हैं। ठीक है, पुरा पाषाण काल का तो कुछ नहीं मिला। अगर बाय द वे पुरा पाषाण काल का कुछ मिल जाता तो क्या होता, जो पुरा पाषाण काल की खोज होती वो प्राग ऐतिहासिक काल की पहली खोज होती। पर पुरा पाषाण काल का आज तक उत्तराखंड में कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल की खोज है। मध्य पाषाण काल की एक खोज है लाख उड़ार, वो भी केवल एक ही है मध्य पाषाण। बाकी इसके अलावा तुम जितना भी पढ़ोगे ना, सब नव पाषाण काल की खोजें हैं। सारी खोजें किसकी हैं, कब की हैं, नव पाषाण काल की। मतलब सारी चीजें जो भी मिली हैं वो सब नव पाषाण काल के हैं। मध्य पाषाण काल का केवल लाखों उड़ार है। लाखों उड़ार के जो शैल चित्र है ये मध्य पाषाण काल में बने हैं। मतलब ये कब बने हैं, मध्य पाषाण काल में बने। तो इसीलिए लाखों उड़ार जो है एकमात्र, यह लाखों उड़ार के जो शैल चित्र है ये एकमात्र ऐसी खोज है जो मध्य पाषाण काल की है। तो जिस कारण ये प्राग ऐतिहासिक काल की क्या है, पहली खोज है। क्लियर दैट। अब बात करते हैं कि लाखों उड़ार से हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और ये शैल चित्र किसी गुफा पत्थर पे बने हैं। और ये जो गुफा या जो पत्थर है, ये जो शैलाश्रय है, इसका आकार क्योंकि आता है, तो लाखों उड़ार का जो शैलाश्रय है, ध्यान रखना इसका आकार नागफनी की भांति है। लाखों उड़ार का जो शैलाश्रय है, शैलाश्रय मतलब अरे जिस पे चित्र बनाए गए हैं, जिस बड़े से पत्थर पे चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं शैलाश्रय। शैलाश्रय रॉक शेल्टर। तो लाखों उड़ार का जो शैलाश्रय है उसका जो शेप है, जो आकार है, वो कैसा है, नागफनी की भांति। आता है प्रश्न, निम्न में से किस जगह के शैलाश्रय का आकार नागफनी की भांति है। दे देगा ऑप्शन में फड़का नौली, पेटशाल, लेथाप और लाखों उड़ार। तो नागफनी का जैसा आकार जो है वो लाखों उड़ार के शैलाश्रय का है। शैलाश्रय मतलब पत्थर बड़ा जिसमें चित्र बना रखे इन्होंने। तो लाखों उड़ार के जो शैलाश्रय हैं इनका जो आकार है, लाखों उड़ार के शैलाश्रय का जो आकार है वो कैसा है, नागफनी की भांति। जिस पत्थर पे चित्र बना रखे हैं ये पत्थर दिखने में नागफनी की तरह दिखता है। अब बात करते हैं कि लाखों उड़ार के शैलाश्रय पे क्या क्या चित्र बना रखे। भाई हमें लाखों उड़ार से शैल चित्र प्राप्त हुए। शैल चित्र मतलब पत्थरों पे बने चित्र। और लाखों उड़ार से जो शैल चित्र प्राप्त हुए इनमें क्या क्या चित्र हैं, तो इनमें एक तो मानवों को समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और लाखों उड़ार में जब मानवों को समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया तो कैसे, एक तरफ तो 34 मानव नृत्य कर रहे हैं और एक तरफ 28 मानव नृत्य करते हैं। 34 मानव एक तरफ, एक समूह में 34 मानव और दूसरे समूह में 28 मानव नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, मानवों की आकृतियां बनाई हैं कैसे, नृत्य करते हुए। और एक समूह में कितने हैं, 34 मानव, और एक समूह में कितने हैं, 28 मानव। तो लाखों उड़ार के शैल चित्र में एक समूह में 34 व दूसरे समूह में 28 मानव नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। फिर इसके अलावा मानवों के अलावा यहाँ पशुओं को भी दिखाया गया है। एक चित्र में 6 मानव एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। 6 मानव जो हैं वो एक जानवर का पीछा कर रहे हैं। यहाँ मानवों के अलावा पशुओं को भी दिखाया गया है। और एक चित्र में मैंने कहा 6 मानवों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ से कुछ ज्यामितीय चित्र भी प्राप्त हुए हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्यामितीय चित्र मतलब अरे रेखाओं से बने, जैसे ज्यामिति पढ़ते होंगे ना, ज्योमेट्री, रेखा गणित, तो क्या पढ़ते हैं उसमें, रेखाओं से संबंधित प्रश्न, लाइन से रिलेटेड, एंगल वगैरह वगैरह। तो मतलब जहाँ रेखाओं के द्वारा कुछ चित्र बना रखे हैं, ऐसे रेखाओं से चित्र निर्मित हैं, उन्हीं को ज्यामितीय चित्र बोलेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखना ज्यामितीय चित्र भी प्राप्त हुए हैं।
तो लाखों उड्यार से क्या क्या प्राप्त हुआ? एक तो मानवों को समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है, एक समूह में 34 और दूसरे समूह में 28 मानव नृत्य कर रहे हैं। इसके अलावा पशुओं को भी दिखाया गया है, और एक चित्र में ध्यान रखना 6 मानव एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ से ज्यामितीय चित्र भी बनाया गया है, यहाँ से ज्यामितीय चित्र भी पाए गए हैं। अब बात करते हैं कि इन चित्रों का रंग, लाखों उड्यार के जो शैल चित्र हैं, इन चित्रों का रंग क्या है? तो लाखों उड्यार के जो शैल चित्र हैं, इनका जो रंग है वो है सफेद, गेरू, गुलाबी और काला। और इसी को अगर हम कहें तो सफेद, ठीक है, कत्थई लोहित, कत्थई लोहित, कत्थई लोहित, कत्थई लोहित और काला। मतलब अगर तुम आपका इतिहासकारों की किताब पढ़ोगे तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ये जो चित्र हैं वो किस रंग से बने हैं, कि सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काला। और कुछ ने कहा कि सफ़ेद, कत्थई लोहित और काला, सफ़ेद, कत्थई लोहित और काला। मतलब अरे ये चित्र इतने पुराने हैं ना, और इतने हल्के हैं, इतने फीके हैं कि कलर पहचानने में नहीं आ रहे। और जब कलर पहचानने में नहीं आ रहे तो भाई डेफिनेटली अलग अलग लोगों को अब अलग अलग दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंद्रधनुष निकलता होगा कभी, क्या सबको सारे कलर दिखते होंगे? नहीं, किसी को कोई दिखता, किसी को कोई दिखता, सबको एक जैसे नहीं दिखेंगे ना। तो वही चीज़ है ना, इतने पुराने चित्र हैं कि इन चित्रों में कलर ढंग से पहचानने में नहीं आ रहे। तो इसलिए कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ये जो लाखों उड्यार के जो शैल चित्र है, इनमें किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो उन्होंने कहा सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काला। गेरू मतलब, अरे गेरुआ कलर नहीं होता, घरों पे आपका छतों की बाउंड्री पे नहीं करते लोग डार्क लाल, तो उसी को तो गेरू बोलते हैं। गेरू जानते होंगे, ठीक है। तो डार्क लाल जो होता है उसी को गेरू बोलते हैं। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काला। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सफ़ेद, कत्थई लोहित और काला। मतलब कि अगर गेरू और गुलाबी थोड़ा मिक्स हो जाए तो वो कत्थई लोहित बनाएगा। कत्थई लोहित मतलब लोहे का जैसा कलर, लोहे का, जैसे लोहा होता है, लोहे का भी तो कई कलर होते हैं। नया लोहा होगा कुछ और कलर, जंग लग जाएगा कुछ और कलर होगा। तो कत्थई लोहित मतलब कि लोहे का जैसा कलर, और वो भी कैसा? कत्थे वाला कलर। तो ध्यान रखना कि लाखों उड्यार के जो शैल चित्र हैं, इन चित्रों में जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो आपका सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और आपका क्या है? काला, ठीक है। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार देखो सफ़ेद और काला तो कॉमन है, ठीक है, इन दोनों को मिला देना कत्थई लोहित बन जाएगा। आप इमेजिन करो जरा, गुलाबी और डार्क रेड मिलाना तो वो धीरे धीरे फीका होगा, और वो लोहे का जैसे जंग जैसा है, वो तो ना कत्थे की तरह, कत्था तो पता होगा ना, वैसा कलर बनेगा। तो अब वो मिक्स हो रखे ना कलर, भाई कलर आपके इतने पुराने चित्र हैं कि वो आपके देखने में ही नहीं आ रहे कि कौन से कलर हैं वो, पर लेकिन जिसको जैसा दिखा, क्योंकि किताबों में आपको, अगर आप किताबें पढ़ोगे इतिहास की, ठीक है, जो आपके इतिहासकारों की किताब है उनको, हाँ परीक्षा वाणी फैक्ट वाली नहीं कह रहा मैं, तो जो इतिहासकार को अगर तुम पढ़ोगे, अजय रावत, यशवंत कटोच, इनको, तो इनमें आपको सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काला, और कहीं आपको सफ़ेद, कत्थई लोहित और काला मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो लाखों उड्यार के जो शैल चित्र हैं, इनका मुख्य विषय क्या है? आता है पेपर में कि लाखों उड्यार के शैल चित्रों का मुख्य विषय। तो लाखों उड्यार के जो शैल चित्र हैं, इनका मुख्य विषय है मानवों का समूह में नृत्य करते हुए दिखाई देना। लाखों उड्यार के शैल चित्रों का मुख्य विषय मानवों का समूह में नृत्य करते हुए दिखाई देना। मतलब अब मुख्य विषय का मतलब क्या समझते हो आप? समझो, यहाँ ये एक गुफा है, एक बड़ा पत्थर है, इसमें देखो 34 मानव एक तरफ नाच रहे, 28 एक तरफ नाच रहे। एक चित्र ये है, एक चित्र है जिसमें 6 मानव एक जानवर का पीछा कर रहे, और एक कुछ ऐसी लाइनिंग ज्यामितीय चित्र बना रखे। तो आप बताओगे ये 3 चित्र दिख रहे ना, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे पड़ेगा तुम्हारा?
34 एक तरफ 28, बड़ी संख्या में 34 कम होते 28 कम होते, तो 34 मानो एक तरफ 28 एक तरफ, तो सबसे ज्यादा फोकस इस पे रहेगा। तो जिस पे सबसे ज्यादा फोकस होगा उसी को मुख्य विषय बोलते हैं। इस क्लास में दुनिया भर की ऑब्जेक्ट्स हैं, दुनिया भर की वस्तुएं हैं, लेकिन आपका मुख्य विषय केवल एक होगा, बोर्ड। आप हर क्लास में हर बार बोर्ड को देखते हो, क्योंकि पढ़ना तुम्हें बोर्ड के थ्रू है। तो इस क्लास में मेन ऑब्जेक्ट बोर्ड है। तो ऐसी एक पत्थर है जिसमें आपके विभिन्न चित्र बने हैं। 6 मानव एक जानवर का पीछा कर रहे, एक चित्र ये है। कुछ ज्यामितीय चित्र बना रखे, लाइनिंग लाइनिंग, और एक जगह मानवों को नृत्य करते हुए दिखा रखा। और कैसे 34 एक तरफ नाच रहे, 28 एक तरफ नाच रहे। तो 34 28 कम संख्या थोड़ना है, और 34 मतलब एक ग्रुप है पूरा, 28 का भी पूरा ग्रुप है। तो एक ग्रुप ये नाच रहा, एक ग्रुप ये नाच रहा, तो ग्रुप में डांस करना मेन नहीं होगा। समूह में नृत्य करते हुए दिखाई देना क्या है, मुख्य विषय है। आता है कि समूह में नृत्य करते हुए दिखाई देना किस जगह का मुख्य विषय है, किस जगह के शैल चित्रों का मुख्य विषय है, तो किसका है, लाखों उडियार के। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लाखों उडियार के शैल चित्र हैं, इनकी तुलना भीमबेटका के शैल चित्रों से की जाती है। लाखों उडियार के शैल चित्रों की तुलना किससे की जाती है, भीमबेटका। और भीमबेटका पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो लाखों उडियार के जो शैल चित्र हैं, इनकी तुलना भीमबेटका के शैल चित्रों से की जाती है। मतलब जैसे शैल चित्र मध्य प्रदेश में भीमबेटका से मिले, वैसी उत्तराखंड में लाखों उडियार से भी मिले। तो इसीलिए लाखों उडियार के शैल चित्रों की तुलना किससे की जाती है, भीमबेटका के शैल चित्रों। भाई तुलना कब करते हैं, जब दो चीजें एक जैसी होती है तभी तो तुलना करते हैं। कभी कभी तुम बोलते ना कि यार ये फलाने हीरो की तरह दिखता है, तो जब उसकी तरह दिखता होगा तभी तो तुम कंपैरिजन कर रहे उस आदमी की। तो ऐसे यहाँ के जो शैल चित्र हैं वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका के शैल चित्र की तरह हैं। तो इसीलिए लाखों उडियार के जो शैल चित्र हैं, इनकी तुलना की जाती है भीमबेटका, कहाँ है, एमपी, तो भीमबेटका के शैल चित्रों से की जाती है। ठीक है। तो ये है लाखों उडियार पूरा। ठीक है। तो चलो आज इतना रखो। बाकी कल से प्रॉपर आज सिखाना भी शुरू करूंगा। ठीक है। या कल ही मैं तुम्हारा गुरु बनवा दूंगा। ठीक है ना। अब जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ने आपको